हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल के बर्ड्स और आप देख रहे हैं मुंशी जी रपट लिख लो। मुंशी जी रपट लिख लो। और आज हम जिस प्रोजेक्ट पर रपट लिख रहे हैं वो एक अदद पंजाबी मूवी जिसका नाम है रंग इश्के दा। जिथे इश्क दफन हो जाए उथे ताजमहल बनता है। और ये 2023 की पहली पाकिस्तानी फिल्म है जो सिनेमा घरों की जीनत बनने जा रही है। लॉलीवुड के मशहूर राइटर एंड डायरेक्टर परवेज कलीम, जिन्होंने लॉलीवुड को गुनाह, बुच्चिगन, नंगे पाँव, पहला सजदा और जलते बदन जैसी बड़ी बड़ी फिल्में दी हैं, उन्हीं की डायरेक्शन और उन्हीं के हाथों से लिखी गई ये कहानी 13 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। तू कितने पागल ते नहीं, तू पहली मुलाकात ही अपना दिल गवा बैठे। इस फिल्म की कास्ट में शामिल हैं अली अब्बास, आमना राही, जारिया खान, मदिया शाह, नगमा बेगम और इफ्तिखार ठाकुर। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी पंजाबी मूवी है। तेनू मुबारक होई लाजमी, अज तेरे इश्क दे रंग तेरे हत्थां ते चढ़ के होर भी गूढ़े हो जाए। बिफोर स्टार्टिंग रिव्यू हम थोड़ा सा पंजाबी सिनेमा के बारे में बात करते हैं। पंजाबी सिनेमा हमारा वो सिनेमा है जिसकी ऑडियंस हमेशा से बहुत ज़्यादा रही है, लेकिन पिछले जब से ये रिवाइवल स्टार्ट हुआ है हमारे पास पंजाबी फिल्मों की तादाद बहुत कम होती जा रही है। मैंने एक दफ़ा एक आपके लोगों के साथ एक ग्राफ भी शेयर किया था जहां हमने देखा कि हमारे यहाँ पंजाबी फिल्में और उर्दू फिल्में एक ही मुकाबले पे बनती थी और उनकी तादाद भी तकरीबन मोर और लेस सेम ही होती थी। देर आर फ्यू ईयर्स जहाँ पे पंजाबी फिल्में उर्दू फिल्में से भी ज़्यादा बनने लग गई थी। सो पंजाबी फिल्मों की ऑडियंस कहीं ना कहीं हमारे इधर पाकिस्तान में कंपैरेटिवली उर्दू फिल्म ज़्यादा है। लेकिन जब से ये रिवाइवल स्टार्ट हुआ है पंजाबी सिनेमा पे भी तवज्जो मेकर्स की कम हो गई है। जो हमारे पुराने भी मेकर्स थे वो भी अब बहुत कम फिल्में बना रहे हैं, जिनमें मसूद भट्ट हैं, सैयद नूर हैं और ये परवेज़ कलीम साहब भी शामिल हैं। लेकिन इनकी जो पंजाबी फिल्में हैं जो हमारा एक रिवाइवल का दौर चल रहा है या कह लीजिए कि हमारा जो एक आजकल क्राइसिस चल रहा है उसमें हमें पंजाबी फिल्में बहुत कम नज़र आईं। ख़ासकर इन बड़े बड़े नामों की तो बहुत ही कम हो गई। लेकिन जैसे जैसे सिनेमा घरों में लोग आना शुरू हुए हैं और जैसे जैसे लास्ट ईयर मौला जट बहुत सारे लोगों ने देखी, वो छोटे छोटे सर्किट में भी चली और बड़े सर्किट में भी चली। सो कहीं ना कहीं अब मेकर्स का ध्यान पंजाबी सिनेमा की तरफ जा चुका है। इसके साथ ही मैं एक और बात भी कहना चाहूँगा, बिफोर ये जवानी है दीवानी या बिफोर जवानी फिर नहीं आनी और द लेजेंड ऑफ मौला जट हमारे लॉलीवुड में सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म भी एक पंजाबी फिल्म है जिसका नाम है चूड़ियाँ। सो कहीं ना कहीं पंजाबी फिल्मों की ऑडियंस है। अच्छा, एक तो ये प्रेमिस हो गया। सेकंड जो प्रेमिस मुझे इधर एक सेट करना है वो ये है कि हम अगर इंडस्ट्री के भी उठा के देखते हैं, हम हॉलीवुड देखते हैं, हम बॉलीवुड देखते हैं, आसपास कोई भी इंडस्ट्री उठा के देखें तो कैटेगरी हर फिल्म की होती है कि कुछ फिल्में ए क्लास कैटेगरी की हैं, कुछ फिल्में बी क्लास कैटेगरी की हैं, कुछ सी क्लास कैटेगरी की हैं। सो ये कैटेगरी भी रिव्यू करने से पहले आपकी दिमाग में होनी चाहिए कि हम इस फिल्म को किस कैटेगरी में रख के रिव्यू करने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ बी ग्रेड मूवी। अच्छा, ये कोई इंसल्ट नहीं है कि ये बी ग्रेड मूवी है। ये बी ग्रेड मूवीज़ यूजुअली आर दोज मूवीज़ जिन पे बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता, जिनकी कास्ट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो उनको इस तरह से ट्रीट करना कि बी ग्रेड मूवी इज़ अ इंसल्ट, सॉरी ऐसा नहीं होता। वो एक कह लीजिए कि कैटेगरी है, हर चीज़ की कैटेगरी होती है। ब्रांड्स में भी कैटेगरी होती है, आप कपड़े लेने जाते हैं, आपके पास सस्ते कपड़े भी होते हैं, आपके पास महंगे कपड़े भी होते हैं। ब्रांड के हिसाब से ये कैटेगरीज चीज़ों को हम असाइन करते हैं। सो अगर मैं इस फिल्म को अपने हिसाब से देखूं तो इस फिल्म की मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी की कैटेगरी इज़ अ बी ग्रेड मूवी। ना इसमें बड़ी कास्ट है, हमें जो कास्ट मेंबर्स नज़र भी आए तो वो स्पोर्टिंग मेंबर्स में स्पोर्टिंग कास्ट थी, जो बड़े बड़े नाम हैं जिनमें इफ्तिखार ठाकुर, नगमा जी और मदिया शाह का नाम मौजूद है। तीसरी जो बात मुझे यहाँ सेट करनी है कि ये मूवी किस ऑडियंस के लिए बनी हुई है। हमारे यहाँ जितनी भी रिवाइवल में मूवी आई वो अब मल्टीप्लेक्स पे चली, उसकी ऑडियंस बड़ी ब्रॉड है और उनको रिव्यू करने से पहले हमें ब्रॉड ऑडियंस प्रोस्पेक्टिव देना होता है। इसकी ऑडियंस जो है वो छोटे सर्किट वाली है जहाँ पे इस तरह की फिल्में बहुत ज़्यादा हिट होती हैं, जिनमें बड़े बड़े नाम हैं जैसे लेकिन जब आप उन फिल्मों के अंदर जाके फिल्म मेकिंग या उनके नुआंसेस या जो हम कहेंगे जी एक्टिंग, डांस, गानों पे बात करेंगे तो वो होंगे सब स्टैंडर्ड ही, क्योंकि वो एक टारगेटेड ऑडियंस को रख के बनाई गई हैं। सो ये तीन चीज़ें रख के अब मैं इस फिल्म के रिव्यू
करूँगा, जो मेरी बातें होंगी, आपने ये 3 चीज़ें दिमाग में रखनी हैं। नंबर 1, ये एक पंजाबी मूवी है जिसकी ऑडियंस ब्रॉड है। नंबर 2, ये एक बी ग्रेड मूवी है। एंड नंबर 3, ये एक ऐसी मूवी है जिसकी ऑडियंस मल्टीप्लेक्स वाली नहीं है, जिनको सीधा सीधा फिल्म उनके मुंह पे बजनी चाहिए, उनको कोई मेटाफॉर्स नहीं चाहिए, उनको कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल एक्टिंग भी नहीं चाहिए, जिसको हम यूजुअली नेचुरल एक्टिंग कहते हैं, वो वाली चीज़ें नहीं चाहिए। सो अब हम रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले हम गुड्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम बैड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो मुझे इस मूवी में गुड नज़र आया है वो है इस मूवी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये एक रोम कॉम है, जिस लोगों ने मूवी देखी है उसका कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंट था। अगर आपने बारीकी से मूवी नहीं देखी तो फिर आपको वो कॉन्सेप्ट नज़र नहीं आएगा। वो बारीकी वाला कॉन्सेप्ट ये था कि इस फिल्म में वुमेन एम्पावरमेंट पे काम हुई है। अब वो कहेंगे किस तरह से हुई है, कि जो चीज़ें यूजुअली हमारे यहाँ फिल्मों में मर्द कर रहे होते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें वो औरतें कर रही थी। कैन यू इमेजिन, फिल्म में जो सरदारनी बनी हुई है वो एक फ़ीमेल है। फिल्म में यूजुअली हमारी फिल्म ही रांझा में हम देखते हैं, जैसे एक ही रांझा है या जो भी लव स्टोरीज है हम देखते हैं, उसमें हीरोइन खाना लेके जाती है हीरो के लिए। इस फिल्म में कॉन्सेप्ट उल्टा था, हीरो हीरोइन के लिए खाना लेके जाता है। इसके अलावा एंड पे यूजुअली क्लाइमैक्स पे हीरो हीरोइन को बचा रहा होता है, यहाँ हीरोइन हीरो को बचा रही है। सो देयर वाज अ रोल रिवर्सल इन ओल्ड कॉन्सेप्ट विच इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। इस तरह के सिनेमा में इस तरह की चीज़ें पहले कभी नहीं थी। सो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा दाद बनती है कि जो चूँकि ज़माना भी चेंज हो रहा है, तो इस वुमेन एम्पावरमेंट को मद्देनज़र रखते हुए जो उन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया विच वॉज रियली गुड। सो पहला गुड पॉइंट इज़ वुमेन एम्पावरमेंट। खेड खेडन वाले अपने आप तो भूल सकते हैं और सच नहीं भूलते। सेकंड जो मेरा एक गुड पॉइंट है वो ये है कि इस फिल्म का म्यूज़िक इस फिल्म का काफ़ी कैची है। आप गाना एक दफ़ा सुनते हैं आपके दिमाग में रह जाता है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इस फिल्म का एक गाना है टुटदा बदन। वो गाना अभी तक यूट्यूब पे रिलीज़ नहीं हुआ, उसका कोई MP3 वर्जन भी अभी तक इस वीडियो की रिकॉर्डिंग तक नहीं आया, लेकिन उधर सिनेमा में बैठ के मेरे मुंह पे उस फिल्म का गाना मौजूद है, यानी कि वो जो टुटदा बदन वो जो गाया हुमैरा चन्ना ने। सो ये एक फिल्म के म्यूज़िक की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सेकेंडली जो इस फिल्म की लिरिक्स भी हैं, या मेरे कहने का मकसद ये है कि जो इस फिल्म के गाने भी हैं वो स्टोरी के साथ बिल्कुल कनेक्टेड हैं और स्टोरी को आगे लेके चलते हैं। मतलब उनका स्टोरी के साथ भी रेलेवेंस है। सो सेकेंड गुड पॉइंट इज़ म्यूज़िक। थर्ड गुड पॉइंट इज़ डेब्यूटांट्स। यूजुअली आप कोई फिल्म देखते हैं, हमने जो रिवाइवल में देखी उसमें हमने कोई भी ऐसी हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद नहीं है कि जिसमें मेन जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं उन दोनों का डेब्यू हो। आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि जहाँ हीरो हीरोइन इकट्ठे डेब्यू कर रहे हों रिवाइवल के जोन में, अगर हम इस ऐसी किसी फिल्म के बारे में सोचें। सो मेकर्स को एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज़ पे कि उन्होंने 2 नए स्टार्स को इंट्रोड्यूस किया। सो यस, नए टैलेंट की प्रमोशन हो रही है, तो ये भी हमारा एक गुड पॉइंट है। मैं ते लाजवर एक दूजे नाल इश्क करने। ये थे हमारे इस मूवी के कुछ गुड पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ बैड पॉइंट्स के हवाले से। सबसे पहला जो बैड पॉइंट था वो था इस फिल्म में प्रोडक्शन वैल्यू। ऐसा नहीं था कि फिल्म में पैसा नहीं लगा हुआ था, ऐसा नहीं था कि फिल्म में लोकेशंस नहीं थी। मुझे ऐसा मतलब देखने को ये भी मिला कि जगह जगह पंजाब के डिफरेंट एरियाज़ में भी और डिफरेंट लोकेशंस में भी जहाँ पहाड़ भी हैं और इवन बलोचिस्तान की भी कुछ साइट्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा एक और जो चीज़ मैंने बड़ी बारीकी से नोट की कि अगर किसी की 10 सेकंड की भी अपीयरेंस है तो उनके कॉस्ट्यूम्स चेंज हैं, और जो कॉस्ट्यूम्स चेंज भी हैं एस्थेटिक्स असाइड बट महंगे कपड़े हैं। एस्थेटिक्स की हम बात नहीं यहाँ पे कर रहे हैं। तो प्रोडक्शन ने अपनी तरफ से भरपूर यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स तो थी, लेकिन आगे यूज़ या उसकी आर्ट डायरेक्शन या उसको अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट या अकॉर्डिंग टू स्टोरी हम यूज़ किया गया प्रोडक्शन बजट को, हाँ या ना, तो आई थिंक इट्स नो, क्योंकि प्रोडक्शन वाज वेरी बिलो एवरेज, in fact very like it was not aesthetically pleasing. So इसलिए प्रोडक्शन जो है वो मेरा पहला बैड पॉइंट है। मुझे ऐसा फील हुआ प्रोडक्शन वाज वेरी मिसमैनेज्ड rather than like
लैक ऑफ बजट, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मिस मैनेजमेंट ऑफ बजट ज़रूर है। प्रोडक्शन के हवाले से मैं इधर एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि जैसे फिल्म में डबिंग वाले इश्यूज होते हैं, साउंड डिज़ाइन होता है, उस पर भी इतना कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। फिल्म की एडिटिंग भी जो थी वो भी थोड़ी सी बिलो एवरेज थी। सीन इतने कट टू कट नहीं थे, कुछ सीन ड्रैग होते थे तो वो बहुत लंबे ड्रैग हो जाते थे, कुछ सीन जहाँ पे हमें थोड़ी और क्लैरिटी की ज़रूरत होती तो वहाँ काट दिए जाते थे। सो इस तरह के भी बहुत सारे प्रोडक्शन और एडिटिंग के हवाले से इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ हमें नज़र आए। साउंड डिज़ाइन भी काफ़ी जो था उसमें भी हमें इश्यूज़ नज़र आए। VFX की जगहों पे यूज़ किए गए, मैंने एक जगह देखा कि बैकग्राउंड में आसमान है तो वो परिंदे अगर उसमें दिखाए गए हैं VFX के थ्रू तो वो एक ही उसमें जा रहे हैं और फिर वापस वहीं से परिंदे स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की काफ़ी थोड़ी चीज़ें थी जो कि बिलो एवरेज थी। सो यस, ये भी प्रोडक्शन के अंडर आती हैं। ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾ ਦਈਏ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਲਾਂ ਦਾ। सेकेंड जो इस मूवी में बैड पॉइंट था वो थी मूवी की बैड डायरेक्शन। मूवी की बैड डायरेक्शन इस हवाले से क्योंकि मूवी को बिल्कुल उसी टेम्पलेट पे बनाया गया जिस टेम्पलेट पे मूवीज़ हमारे यहाँ 90s या 80s में बनती थी। मुझे इस चीज़ से एतराज़ सिर्फ इस हवाले से है कि जो हमारे पुराने डायरेक्टर हैं उन्होंने ठीक है वो उन्होंने अपनी ज़माने में बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में दी आवाम को, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस ज़माने में फंस गए हैं, वो उस ज़माने से बाहर नहीं निकल रहे। अगर आपको याद है 90s और 80s में आपको याद हो जो फिल्में आती थी उनमें ये एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल फिक्स होता था कि फ़िल्म जो है स्टार्ट ही इंटरवल से 10 मिनट पहले होती है, उससे पहले तक फजूल के उसमें कॉमेडी सीन्स ऐड किए जाएंगे, अजीब सी ऐसे रोमांटिसिज्म ऐड किया जाएगा जो अननेचुरल होगा, 3-4 गाने ऐड कर दिए जाएंगे कैरेक्टर्स के, एक शादी दिखा दी जाएगी जिसका कोई मकसद नहीं होगा। लेकिन जैसे इंटरवल आएगा तो सब चीज़ें चेंज होने लग जाएंगी और फिल्म अपनी जो है असल कहानी की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। ये 80s और 90s में हमेशा यही कॉन्सेप्ट रहा है और आज भी मतलब लाइक 2023 में भी फिल्म स्टार्ट ही इंटरवल से 10-15 मिनट पहले होती है। सो इट्स अ लैक ऑफ डायरेक्शन जो मुझे ऐसा फील हुआ कि इन्होंने अभी तक अपने आप को नए ज़माने के हवाले से ख़ुद को इवॉल्व नहीं किया। इसलिए इस फिल्म की जो ऑडियंस है मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी वही वाली ऑडियंस है जो 90s और 80s में थी। ठीक है, वही वाले लोग इस फिल्म को ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि उनके लिए वही वाली टेम्पलेट बार बार उन पे एक्सपेरिमेंट हो चुका है। लेकिन अभी भी आई एम नॉट श्योर कि वो इस चीज़ को कैसे रिएक्ट करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि क्या वो अभी भी इस टेम्पलेट को एंटरटेनिंग समझते हैं कि नहीं समझते। मी बीइंग एन ऑडियंस ऑफ सच मूवीज़ नाउ आई फील लाइक कि ये कॉन्सेप्ट जो है चेंज करने की सख्त ज़रूरत है। इसमें जो ये हम 10 मिनट पहले इंटरवल वाला सीन करते हैं वो आई थिंक अब हमें हमारी ऑडियंस उतनी कह लीजिए कि उनमें टेम्परामेंट नहीं है कि वो 1 घंटा वेट करें कि कहानी शुरू होने का। सो यस, सेकंड जो इसका बैड पॉइंट था वो था लैक ऑफ डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोरी एंड डायरेक्शन में सेकंड जो चीज़ आती है वो तो एक्टर्स से एक्टिंग निकलवाना। मुझे ऐसा फील हुआ कि एक्टर्स से उतनी एक्टिंग नहीं निकलवाई गई जितनी रिक्वायर्ड थी। पहले ज़मानों में इतने मतलब यानी कि जैसे मैंने बोला कि वो उसी टेम्पलेट में फंसे हुए हैं तो एक्टिंग के हवाले से भी वो उसी टेम्पलेट में ही फंसे उसी टेम्पलेट में फंसे हुए हैं कि एक्टिंग पे उन्होंने कोई खासी मेहनत नहीं की, डायरेक्टर ने मेहनत नहीं की। ये जो शॉट फाइनल करने होते हैं वो डायरेक्टर का काम होता है कि इसमें क्या वो भरपूर एक्टिंग हो रही है, क्या एक्सप्रेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है कि नहीं है। सो डायरेक्टर ने ना तो एक्टिंग अच्छी निकलवाई ना अच्छी, क्योंकि वो राइटर भी थे, ना अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा। सो यस, जो कहना नहीं चाहिए, ही इज़ अ वेरी सीनियर पर्सनैलिटी ऑफ लॉलीवुड परवेज़ कलीम साहब, बट उन्होंने अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो प्रॉपरली सर अंजाम नहीं दी। सो यस, जो डायरेक्शन एंड राइटिंग है वो हमारी इस मूवी का सेकंड बैड पॉइंट है। थर्ड जो हमारा बैड पॉइंट है वो इस फिल्म के सिनेमैटिक्स और कलर ग्रेडिंग है। कलर ग्रेडिंग वाज वेरी शार्प और उसमें वो एक फ़िल्म का फ़िल्टर होता है या फिल्म वाली जो कलरिंग होती है
वो बहुत कम नज़र आई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो थ्रू आउट द मूवी ऐसा थी। जब हमारा फिल्म का क्लाइमैक्स आता है तो उसमें कुछ सीन्स थे, मैंने बाकायदा मेंशन भी किया, मेरे साथ जो लोग बैठे थे, कि ये वाला टेम्पलेट, ये जो कलर ग्रेडिंग है क्यों नहीं उठाई गई थ्रू आउट द मूवी। सो ये चीज़ समझ नहीं आई कि उन्होंने इसको बिल्कुल ऐसा बेसिक, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग घर में बैठ के वीडियोस बनाते हैं, उनकी उसकी जो क्वालिटी होती है, सो मुझे वो वाली उसमें वो जो कलर ग्रेडिंग है या उसमें जो कलर्स फिल्मी वो जो एक फील होती है वो मुझे फील नहीं आई। सेकेंड जो है सिनेमैटिक्स वाज वेरी बिलो एवरेज, ऐसे नहीं थे, फ्रेम्स वर नॉट लाइक सिनेमा सेंटर्ड नहीं थे, या ऐसे नहीं कह सकते कि वो जो सिनेमा के एतबार से मौजूद थे। फ्रेम बड़े बेसिक से थे, बड़ी सादी कैमरा यूज़ किया गया, लेकिन ऐसा नहीं था कि जो आपको उस गांव में पंजाब, क्योंकि पंजाब की स्टोरी थी, आपको बिल्कुल फील हो कि आप उस पंजाब में घुस गए हैं। सो ऐसा भी इस फिल्म में नहीं था। सो सिनेमैटिक्स एंड कलर ग्रेडिंग जो है वो हमारा तीसरा बैड पॉइंट है। तू किन्नी मुंह जोर हो गई है लखियो, दिल तो मजबूर हो गई हैं बख्तो जी। सो ये थे हमारे इस मूवी के कुछ गुड एंड बैड पॉइंट्स, जिनको मैंने स्पेसिफिकली उसी हवाले से देखा जिस कैटेगरी की ये फिल्म थी। और ये फिल्म अगर इसके बैड पॉइंट्स पे वर्क किया जाता तो और बेहतर हो सकती थी। एक्टिंग के हवाले से अच्छी एडिटिंग हो जाती तो सीन कट टू कट लगते। अगर मैं क्लाइमेक्स की यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करूँ तो आखिरी 15 मिनट वो सो गुड। उस 15 मिनट में आप फिल्म के अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं। वो जो एंड में मदिया शाह ने अपने 1-2 सीन्स दिए वो बहुत अच्छे थे। नगमा जी की एक्टिंग वो सो गुड। नए आने वाले जो हमारे स्टार्स हैं उसमें जो फिल्म की मेन प्रोटैगनिस्ट थी उनकी एक्टिंग कदरे बेहतर थी। ज़ारिया ख़ान और अली अब्बास को अभी अपनी एक्टिंग पे बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में और भी बेहतरी आएगी इनकी एक्टिंग में। कहीं ना कहीं उनमें ये पोटेंशियल नज़र ज़रूर आता है। जमीन ते लकीरां खिंचण नाल हथ दियां लकीरां ते नहीं बदल जांदियां। अगर मैं इस फिल्म को रेट करना चाहूँ तो मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस फिल्म के बारे में क्या क्या अच्छा लगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। मुंशी जी रपट लिख लो।